हेलो दोस्तों। तो बेसिकली हम लोग यूपीएससी 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये बेसिकली पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर लिया था। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि पहले क्वेश्चन से बेसिकली वीडियोस को देखिए ताकि आप ट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाना है और साथ ही साथ किस क्वेश्चंस में ट्रिक्स नहीं लगाना है। तो जस्ट ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ट्रिक्स नहीं भी लगता है, वैसे क्वेश्चन को स्किप करने में भी फायदा होता है। तो ये भी आपको देखना होगा और ये आप तभी देख सकते हैं जब आप सीक्वेंस में बेसिकली पहले क्वेश्चन से फॉलो करते आ रहे होंगे, तभी आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। यूपीएससी ने पूछा था ये पीवीटीजीज के बारे में। ठीक है, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीवीटीजीज इन इंडिया। कि पीवीटीजीज जो है बेसिकली रिसाइड करते हैं 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरेटरी। अब पता नहीं 18 है कि 1 यूनियन टेरेटरी है। स्टैगनेंट या फिर डिक्लाइनिंग। अब आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको बेसिकली ये देखना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जहाँ पे फैक्ट्स नहीं है और कौन सा ऐसे स्टेटमेंट है जिसको पढ़ करके पॉजिटिव वाइब आएगा आपको बेसिकली। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि वाइब पहचानना होता है, तो स्टेटमेंट पढ़ के आप पहचानिएगा कि इस स्टेटमेंट को पढ़ करके जनरल वाइब वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। ठीक है यार, बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, उसमें वन ऑफ द क्राइटेरिया होगा कि स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और ये होना भी चाहिए कि अगर पीवीटीजी से अगर उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो ये थोड़ा फ्राइटनिंग सिचुएशन है भी ट्राइबल ग्रुप्स में, तो उन्हें हम लोग पीवीटीजीज का दर्जा दे दें। ठीक है, तो थोड़ा आपको लगेगा भी पढ़ने के बाद में, थोड़ा जनरल वाइब आएगा। ठीक है, तो टू राइट इतना आपको पता चल गया। ठीक है, प्लस 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आपको मैंने भी बताया था 4 स्टेटमेंट में चारों के चारों स्टेटमेंट कभी राइट नहीं होंगे और वन ओनली कभी आंसर नहीं होगा। तो ये सोच करके चलिए, ऑप्शन में भी दिया नहीं है ABCD। यूपीएससी भी स्मार्ट गेम खेल रहा है हमारे साथ में, तो यूपीएससी ने उस हिसाब से स्टेटमेंट्स फ्रेम ही नहीं किया है। और थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे यूपीएससी ने दिया है कि देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। अब 95 है कि 100 है कि 150 है, आपको पता नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे कि इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। तो यार इतने सारे ट्राइब्स हैं और एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होगा तो उसके दिमाग में अचानक से तो इरूलर या फिर कोंडा रेड्डी ट्राइब नहीं आएगा ना। एग्जामिनर ने पढ़ा होगा और एग्जामिनर ने जो चीज पढ़ा है वो एग्जामिनर फिर राइट देगा। ठीक है, कहने का मतलब है बुक्स एग्जामिनर तो कोई अचानक से ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारे ट्राइब्स का नाम सुन करके रखा है और इरूलर और कोंडा रेड्डी ट्राइब अचानक से उसके दिमाग में आ गया। कहीं देखा होगा और देखा होगा तो सही देखा होगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, तो इतना आपको पता चल गया होगा कि स्टेटमेंट 2 और 4 तो राइट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है जहां पे फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो अब ये दोनों में रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी आपको हाई देखने को मिलेगा। तो 2 और 4 राइट है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट है जहां पे 2 और 4 एक साथ में दिया और सी में दिया हुआ है, तो आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। ये सोच करके आप डी और ए को एलिमिनेट कर देते। अब यहाँ पे आपके पास में थोड़ा 50-50 का प्रोबेबिलिटी होता कि पीवीटीजीज रिसाइड करते हैं 18 स्टेट में या एक यूनियन टेरेटरी, और यहाँ पे 95 पीवीटीजीज दिया हुआ है, या 95 होगा कि कोई और होगा। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो ऐसे क्वेश्चन को फिर आप अटेम्प्ट करने में भलाई होती है। जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट राइट है इसका कि पीवीटीजीज जो एक्चुअली में 18 स्टेट में ही रिसाइड करते हैं और एक यूनियन टेरेटरी आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जानने की क्या बात है, अगले बार यूपीएससी वापस क्वेश्चन पूछेगा आपसे पीवीटीजीज के बारे में आने वाले टाइम पे, बिकॉज पीवीटीजी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जितने भी अंडमान निकोबार आइलैंड में आप बेसिकली पीवीटीजीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ओंग, जावा, मतलब सेंटिनलीज, फिर आपका ये क्या कहते हैं एंडमनीज, ये सब जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स में कौन से पीवीटीजीज पाए जाते हैं। ये थोड़ा अगर आप रिसर्च करके थोड़ा नोट्स बना लेंगे तो आप बेसिकली अच्छा आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पोर्शन। और ये 95 पीवीटीजीज नहीं होते, 75 पीवीटीजीज होते हैं। एक्चुअली जिस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, उसी साल के मंथली में ये क्या कहते हैं PT 365 में भी ये बात कवर की गई थी कि 75 पीवीटीज होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट को आप जैसे ही एलिमिनेट करते हैं आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है C1 2 and 4। ठीक है, तो अभी हमने 51 क्वेश्चन किया, अब हम लोग 52 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रोहिबिशन और लिमिटेशन, ये बेसिकली आर्टिकल 142 के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। आर्टिकल 143 ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे 143 जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट का, आपका 136 हो गया जो स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 142, इसमें बस आपको इतना भी पता होता ना कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड है तो आप ये क्वेश्चन मार्क कर लिए होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्ञानबाजी की बात नहीं की गई थी।
ये पहला ऑप्शन यूपीएससी ने दिया है, डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 142 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर यहाँ आप पढ़ेंगे कि व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नेगेटिव स्टेटमेंट है प्लस साथ ही साथ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम बनाया जा रहा है यूपीएससी। तो पहला स्टेटमेंट को आप इजीली रिड्यूस कर सकते थे कि पहला स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर यूपीएससी ने यहाँ पे दिया था कि इसका सी पॉइंट पे आते हैं कि इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट। यार फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है, इमरजेंसी भी आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 352, 356, 360 वहां आपने पढ़ा होगा, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 के अंदर में। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई लेना देना नहीं है आपका बेसिकली आर्टिकल 142 के साथ में, तो सी भी आंसर नहीं है। डी स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, ये भी आपका नहीं होने वाला है। अगर आपको डायरेक्टली पता है, ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट से डील करता है आर्टिकल 42। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ पढ़ने ज्यादा था नहीं, डिस्कस करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये 152 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था एग्जाम में। अगर 144 ये क्या कहते हैं 152 रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब फिर आपने पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ा। और पॉलिटी को हम लोग एग्जाम के टाइम पे मतलब स्किप नहीं कर सकते, वही एक सब्जेक्ट है जो बेसिकली प्रीलिम्स क्लियर करवाता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि गवर्नर जो है मेक्स ए कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने गवर्नर नहीं भी पढ़ा है, प्रेसिडेंट भी पढ़ा है, तो प्रेसिडेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि हर 2 बार बेसिकली ये क्या कहते हैं एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें एक बार जब प्रेसिडेंट बेसिकली करते हैं वो होता है जब आपका मतलब हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, तो हाउस के कमेंसमेंट के फर्स्ट सेशन में किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत जनरल स्टेटमेंट है ये, मतलब लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर ये गवर्नर के सेंस में भी वही होता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के सेंस में हो रहा है वो सेम स्टेट में गवर्नर के सेंस में होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा ऑन दैट मैटर। तो यूपीएससी ने स्टेटमेंट को राइट दिया था कि ये सही स्टेटमेंट है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कोई पर्टिकुलर मैटर को लेकर के अगर रूल नहीं होता है तो फिर वो लोकसभा का रूल को फॉलो करता है, तो स्टेटमेंट राइट है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर तो ये क्या कहते हैं ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। फिर यूपीएससी ने पूछा था आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन में सीखने वाली बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है तो अभी सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट कभी राइट नहीं होंगे और 1 ओनली कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप किसको एलिमिनेट करते हैं, डी को एलिमिनेट करते हैं। 1, 2 and 3, 4 की सारे के सारे तो राइट नहीं होने वाले, आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। एक और चीज याद रखिएगा कि जो 4 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें यूपीएससी का स्वैप करने का आदत है, ठीक है। दिया रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये बॉडी है, उसका फंक्शन ये है और दूसरे वाले का फंक्शन ये है, यूपीएससी घुमा करके दे देगा कि ये वाले का फंक्शन ये और ये वाले का फंक्शन यहाँ पे, तो हमेशा यूपीएससी इंटरचेंज कर देता है। ये बात आप जैसे भी 4 स्टेटमेंट देखें ये चीज आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में लॉजिकली सॉल्व करने लायक था, ठीक है, इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। यूपीएससी ने पूछा है कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है वो बेसिकली हैज ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी और एयर, ठीक है। और आप यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए कि हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ये क्या कहते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक चैप्टर एंड दैट, अच्छा ये नहीं, हाँ ठीक है, ये is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had taken illicitly। अब मुझे आप एक चीज बताइए, ये जो यहाँ पे यूपीएससी करप्शन के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे यूपीएससी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में पूछ रहा है, तो करप्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है, अगर इतना भी अगर आपको पता होता तो ये आप क्वेश्चन रिड्यूस कर पाते। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या हुआ, यही हुआ ना, स्मगलिंग करना ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी, एयर, ये सब, ठीक है, रॉबरी, ये सब जितनी भी चीजें होती है सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर में ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूपीएससी ने यहाँ पे बेसिकली स्वैप किया था, ये यूएनसीएसी का फंक्शन ये होता है और यूएनटीओसी का फंक्शन ये होता है, ठीक है, कहने का यही मतलब है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पे दिया गया है। अब करप्शन के सेंस में सोचिएगा क्या हुआ करप्शन के सेंस में कि ये आपका बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट रिटर्निंग एसेट्स टू देयर राइटफुल ओनर फ्रॉम हुम दे हैड टेकन इलिसिटली। तो यही तो हुआ कि राइटफुल ओनर को वापस रिटर्न कर दिया गया, इलीगल तरीके से उसे लिया गया है, ठीक है। तो 103 यूपीएससी ने स्वैप किया था, जैसे आप 103 को एलिमिनेट करते आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता। तो यहाँ पे ए गया, डी गया, ठीक है, और
बी भी रॉन्ग है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बी भी गया, तो आंसर आपका डायरेक्टली मिल जाएगा आपको 2 एंड 4 ओनली। तो इसका आंसर सी है 2 एंड 4 ओनली। फिर भी अब आपको पता है कि नहीं पता है कि यूएनसीएसी इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। अब आपको नहीं भी पता है फिर भी आपको पता चल गया क्योंकि यूपीएससी स्वैप करने का गेम खेलता है, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि यूएनसी ये जो ओडीसी है ड्रग्स के ऊपर में इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स टू एग्जिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ यूएनसीएसी एंड यूएनटीओसी। फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ करके बहुत जनरल वाइब वाला फीलिंग आ रहा होगा कि बेसिकली मैंडेट किया होगा कि एग्जिस्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन में, वो होना भी चाहिए, अगर नहीं हो तो थोड़ा सेंस नहीं भी बनता है, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो 4 राइट है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4 ओनली। इजी क्वेश्चन था, ट्रिक से सॉल्व होता, ज्यादा दिमाग लगाने का बात नहीं था, आराम से ट्रिक लगाते और फिर आपका 2 नंबर फ्री फंड का आपको मिल गया होता। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो आपका 2006 का, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स 2006 का एक्ट जो है अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब ये क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाते जब तक आपने फॉरेस्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, और फॉरेस्ट एक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सुपर इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ एक्ट्स है एनवायरमेंट के, जितने फॉरेस्ट एक्ट्स हो गए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ये सारे एक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, सही बात है, ठीक है, और ये 2006 के एक्ट में दिया गया है, तो 2 इज ए राइट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, पहला स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया है कि एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अगर आपने उस साल का न्यूज पढ़ा होता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को अभी भी नहीं काटा जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को बेसिकली डिस्प्यूट इस चीज को लेकर के उठा था कि बैम्बू जो हम लोग ट्री माने या ग्रास माने, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया में हम लोग, क्योंकि ग्रास को आप कट कर सकते हैं, ट्री को आप कट नहीं कर सकते हैं, तो कहा गया था कि फॉरेस्ट एरिया जो है वहां पे बैम्बू को आप फेल नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू अभी भी ट्री है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को काटा जा सकता है। तो यहाँ पे यूपीएससी ने यही गेम खेला था। यहाँ पे इसका एक्चुअल आंसर होगा कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन नॉन फॉरेस्ट एरिया। नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू अभी भी आपका ग्रास है तो उसे काटा जा सकता है, बट फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को काटना इज नॉट अलाउड। तो 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे ही अगर आपको इतना भी पता होता, पहला स्टेटमेंट को आप यहाँ से लॉजिकली डिड्यूस कर पाते कि आंसर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आंसर या तो बी होगा या तो आंसर सी होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो 2 स्टेटमेंट राइट है, तो इसी के साथ में आंसर आपका बी हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है आपको पता है चाहे नहीं पता है, बट थर्ड दोनों में दिया गया है, तो आप एक बार पढ़ लेने में भलाई है, ठीक है। कि ये जो आपका एसटीज और ओटीएफ्स है, मतलब ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 का, अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो ठीक है, अलाउ करेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, और थोड़ा सेंस भी बनता है, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको एमएफपी के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था शायद कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसे रेगुलेट करने वाला कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ऐसे करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसीलिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले बार जितने भी फॉरेस्ट एक्ट्स हैं, एक ही पेपर में यूपीएससी ने 2 या 3 क्वेश्चन पूछा था फॉरेस्ट एक्ट्स के ऊपर में, तो इतना इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में हम लोग स्टार्टिंग के पोर्शंस को बैठ करके पढ़ने लगते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ रहे हैं बैठ करके, और फिर अलग अलग इकार्ड क्या होता है ये सब पढ़ रहे हैं, उस सेगमेंट से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। सेकंड पार्ट जो है सेंट्रल आईएएस में आप सेकंड पार्ट देखेंगे, बेसिकली पार्ट 2, उसमें जितना टॉपिक्स है, जितने एक्ट्स है, जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने रेगुलेशंस दिए हुए, उसको पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले उसे पढ़िए, उसके बाद में पहला पार्ट में आकर के आप अपना ये इन्वायरमेंट का पोर्शन कंप्लीट कीजिए, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड करता है वंस राइट टू मैरी। तो राइट टू मैरी बेसिकली आपका आर्टिकल 21 के अंदर में आएगा, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर में। तो बेसिकली एक केस था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो उसी में ये हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो राइट टू मैरी है द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये बेसिकली राइट टू लाइफ का पार्ट है, और इसीलिए आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। इजी क्वेश्चन था, लॉजिकली आप डिड्यूस भी कर सकते थे। कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन वाली भी बात नहीं है, मतलब आर्टिकल 25 और 29 तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कंफ्यूजन हुआ भी होगा तो आर्टिकल 19 और 21 को लिया होगा, बट आर्टिकल 19 आपका ऐसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब उस सेगमेंट में चला जाता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर आर्टिकल 21 था। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब थोड़ा अगर आर्टिकल का भी नॉलेज होता तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए होते एग्जाम में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 57, ठीक है। यूपीएससी ने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया।
दूसरा, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, मतलब कोई है ही नहीं, एकदम कंप्लीटली डिनाई कर दिया, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब जैसे ही अब आगे पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं, ये सेकंड स्टेटमेंट देखते समझ में आ गया कि टू तो आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे आपने बी को काटा, डी गया आंसर, या तो ए होगा या तो सी होगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है। ये थोड़ा सा नॉलेज वाला गेम था, ठीक है। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो दिया है ना कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल जो प्रोसेस पेटेंट है, बेसिकली प्रोसेस पेटेंट इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज का प्रोसेस अगर आप बेसिकली पेटेंट करवाना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है इंडिया में, तो वन स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहाँ से ए गया, डी गया आंसर, या तो बी हो गया तो सी होगा, ठीक है। तो 3 दोनों में है, तो प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ये सही बात है। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, सी इज द करेक्ट आंसर। डाउट आपको क्या हुआ होगा, 2 तो आपने लॉजिकली डिड्यूस कर लिया होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड है ही नहीं, कंप्लीटली डिक्लाइन कर रहा है, तो ये तो 2 गया यहाँ से आंसर, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब 50-50 का गेम था, तो मार्क करना था इसका आंसर। जब मैंने मार्क किया था, मैंने तो इसका ए मार्क कर दिया था, बाद में जब फिर मैंने अच्छे से इसे पढ़ा तब समझ में आया कि प्रोसेस पेटेंट जो इंडिया में अलाउड नहीं है, तो इसका आंसर 3 ओनली था। WTO का टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, मैंने यूट्यूब में वीडियो बना करके डाल दिया WTO के ऊपर में, वो टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी कॉस्ट में, क्योंकि ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड, ये सब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO के बॉक्सेस, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये सब ब्लू बॉक्स, ये सब जितने भी हैं, ठीक है। यूपीएससी बहुत बहुत प्यार करता है मतलब WTO से, ठीक है। तो इसलिए हर साल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन WTO के ऊपर में आना फिक्स है, ये भी WTO से ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो WTO वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंपावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, क्या चीज के लिए इंपावर करता है, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या दिया, एंड द प्रोसीडर एंड मैनर इन विच इट इज साउट, दूसरा फैक्ट। एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट, स्टेटमेंट रॉन्ग है, मैंने आपको बता दिया ये बात। तो पहला आप जैसे ही काटते, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, पढ़ के भी लग रहा होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा, जनरल वाइब आ रहा होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है, इसका आंसर होगा 2 ओनली। इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। प्लस पहला में आपको ये थोड़ा फीलिंग भी आएगा कि ये भी थोड़ा जनरल है, तो फर्स्ट पार्ट ठीक है, बट ये जो प्रोसीडर और मैनर दिया है ना, ये कहीं पे नहीं दिया जाता। सोच करके देखिए कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का प्रोसेस दिया होगा कि किस हिसाब से पब्लिक को पार्टिसिपेट करवाएंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, कि आकर के बेसिकली वो फंक्शन करे, ये करे वो करे, वो प्रॉपर इतने तरीके से नहीं दिया जाता है। एक्ट बना दी जाती है अलग से, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन का कभी बस ये दे दिया जाता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अब मैंडेटरी हो ये हो, ये सब कोई एक्ट में मेंशन जनरली नहीं किया जाता है, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन का बात किया गया, बट कोई प्रोसीडर और मैनर नहीं दिया गया कि किस हिसाब से हम लोग बेसिकली पब्लिक को पार्टिसिपेट करवाएंगे। ये वाहियात स्टेटमेंट यूपीएससी जानबूझ करके फ्रेम करते रहता है, बेसिकली फंसाने के लिए, कि एग्जाम में आप ढंग से नहीं पढ़े और आप फिर बहुत लोग ने इसे जनरल स्टेटमेंट समझ करके मार्क कर दिया होगा, बट आप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता कि प्रोसीडर और मैनर के बारे में दिया गया है कि किस हिसाब से हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन करवाएंगे, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो यूपीएससी ने ये पूछा था बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 59 में कि एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता तो आप कैसे सॉल्व कर रहे होते। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट में फैक्ट दिया हुआ है कि वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। अब 5 है कि 10 है कि 20 है मुझे नहीं पता, ठीक है। पहला स्टेटमेंट फैक्ट है, रॉन्ग है, ठीक है, ये मान करके चलूंगा। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे कि द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। एक ही स्टेटमेंट में ऑल भी दे दिया, ओनली भी दे दिया, एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम बनाया जा रहा है, ठीक है। यूपीएससी का आदत है, यूपीएससी बोल रहा है देख लो रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेम किया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है। अब आप किस हिसाब से सॉल्व करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बी स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी और डी पढ़ेंगे हम लोग, तो सी में दिया कि द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। पढ़ करके बहुत जनरल और पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा कि ठीक है, अब नॉर्मल सा बात है, वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, तो कुछ उसने क्राइटेरिया बनाया होगा, कुछ उसने एग्जैक्ट और इलेबोरेट क्राइटेरिया नहीं बनाया होगा, तो फिर वो रूल्स बनाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो कुछ होना चाहिए ना क्राइटेरिया, तभी ना वो रूल्स है, कहने का ये मतलब है। तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स की कौन सा साइट्स होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग बेसिकली वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, कैसे क्या फैसिलिटीज होगा, तो ये सब चीज रूल्स में दिया जाना चाहिए, वरना फिर वो रूल्स बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो सी स्टेटमेंट पढ़ के बहुत पॉजिटिव वाइब आएगा, बहुत जनरल फीलिंग आएगी और सी स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा।
पहला फैक्ट में ऐसे भी फैक्ट है पहला स्टेटमेंट में। दूसरा में भी आप देखेंगे कि ओनली ऑल दे दिया यूपीएससी ने। थर्ड अगर आप देखेंगे मैंडेटरी, मैंने आपको बताया भी मैंडेटरी वर्ड यूपीएससी में ऐसे भी जनरली रॉन्ग होता है, ठीक है। 10 में से 8 बार यूपीएससी ने मैंडेटरी वर्ड को रॉन्ग ही माना है, ठीक है। प्लस इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। सेम स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट में प्लस मैंडेटरी भी दे दिया, तो ये डायरेक्ट ट्रिक का क्वेश्चन था, ठीक है। पता हो चाहे नहीं पता हो, ऐसे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में जस्ट आपने थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है, जस्ट एक आइडिया लिया होगा, डिटेल में कोई पढ़ता भी नहीं है इस बेसिकली रूल्स को, एक्ट्स को फिर भी लोग थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं, रूल्स को कोई डिटेल में पढ़ता भी नहीं है। तो यूपीएससी जाने में इंटरेस्ट नहीं था, ये ट्रिक का ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसे ट्रिक में ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018 का आपको बताना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इंप्लीमेंटेड इट बिकम्स इजियर फॉर द फर्म्स कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स। बहुत जनरल स्टेटमेंट है, और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि बनाया इसीलिए गया है, ठीक है, ताकि ईजियर हो बेसिकली आपका जो वर्कर्स है उन्हें ले ऑफ करने में। तो पहला स्टेटमेंट को पढ़ के बहुत जनरल फीलिंग आ रही होगी, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ राइट स्टेटमेंट। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे कि नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन, तो नॉर्मल सी बात है, अब वो टेम्पररी पीरियड के लिए है तो आप उन्हें टर्मिनेशन का नोटिस क्यों देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स लोग को हायर किया जाता है, तो आप देखेंगे कि बेसिकली पता ही है आपको कि आप 1-2 साल के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, ठीक है, आज 1 साल के लिए 2 साल के लिए, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो अलग से नोटिस देने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, पहला भी राइट है, ये आपका नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्क में, तो ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए काम खत्म करेंगे अपना जाएंगे, कहने का ये मतलब है। तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 होगा। ये लॉजिकली भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो भी आप डिड्यूस कर पाते हैं आंसर, ये टफ क्वेश्चन नहीं था बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यूपीएससी ने पूछा था ये सर्विस एरिया अप्रोच के बारे में कि द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द पर्व्यू ऑफ, तो कोई भी अगर आपने ढंग का मतलब मैगजीन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लीड बैंक स्कीम है, उस साल की न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा कवर था ये, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन था। अब सीखने की क्या बात है, ये यहाँ पे देखिए जो चारों गवर्नमेंट स्कीम्स है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी तक चलते आ रहे हैं तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ये आपका नरेगा हो गया, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सुपर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बैठ करके डिटेल में पढ़ना है, वापस घूम करके यूपीएससी पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए एनएसडीएम, ठीक है, एनएसडीएम 2.0 लॉन्च हो गया है, तो वो सब चीजों के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना होगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल वाला ऐसे भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की जितने भी स्कीम्स है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी स्किल के ऊपर में थोड़ा ज्यादा फोकस भी करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब कुछ मिनिस्ट्रीज के जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जितने भी, वो आप छोड़ के एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो वो पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, ठीक है, तो ये 3-4 ही मिनिस्ट्रीज है जो बहुत अच्छे से पढ़ने का होता है, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स उनके जितने भी है। फिर ये यूपीएससी ने पूछा था ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट आईआरडीपी के बारे में, तो इससे पढ़ लीजिएगा थोड़ा रिसर्च करके, इसके नोट्स बना लीजिएगा 2-4-5 पॉइंट। तो कहने का ये मतलब है इसी तरीके से पास्ट या पेपर्स को इवेल्युएट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल करके पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। एक तो यूपीएससी आजकल माइनर मिनरल मेजर मिनरल के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट राइट है, सैंड माइनर मिनरल लगेगा भी आपको कि ये रेत है बालू है तो माइनर होगा, मेजर वाला फीलिंग आएगा भी नहीं आपको सैंड को लेकर के, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। ढंग से अगर आप देखेंगे इसमें एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगा कि सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स। एक तो यहाँ पे 1/2 फैक्ट, ठीक है, हाफ फैक्ट यहाँ पे देखिए और हाफ यहाँ पे दिया है, एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंख बंद करके मार्क करना है, बोल करके थक चुका हूं बट ये बात अब अपने जहन में घुसा लीजिएगा इस बात को। बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है और कॉन्ट्राडिक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट डाल दिया यूपीएससी ने, मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा ना दोनों जगह पे, ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो दिया है कि जो पावर्स होता है रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं होता है। मेजर मिनरल्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो माइनर मिनरल्स का माइनिंग लीजेस को ग्रांट करने का जो पावर होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और उससे रिलेटेड जो रूल्स ये सब रेगुलेशंस जो फ्रेम करने का पावर होता है दैट इज आल्सो विद द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट हैव एनी रोल टू प्ले विद दिस, ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए आपको।
तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। ऐसे भी अगर आप पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे दे रहा है कि रूल्स को फ्रेम करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो 2 और 3 तो कभी जिंदगी में साथ में नहीं आने वाले हैं। तो जैसे ही आपको पता है कि आप बी को एलिमिनेट करेंगे, 2 और 3 साथ में नहीं आएगा, बी गया डी गया, आंसर या तो ए होगा या तो आंसर सी होगा। अब मुझे पता है कि सैंड इज अ माइनर मिनरल, वो फीलिंग भी आ जाएगा आपको कि माइनर है, ये सोच करके आप मार्क करते 1 and 3 ओनली, डायरेक्टली आपको आंसर मिलता है ए, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था ये बात, ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट जो है इज ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज, और ये दूसरा दिया यूपीएससी ने कि ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। कोई भी बेसिक इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। नॉर्मली मैगजीन ये सब में भी कवर होता है ये, कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डेब्ट है वो बेसिकली कॉमर्शियल बोरिंग्स, मतलब इज ओड बाय कॉमर्शियल बोरिंग्स, इट्स नॉट गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दूसरा ये जो दिया है कि जितना भी इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेट किया जाता है। एक तो दिया ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, एक्सट्रीम बना दिया यूपीएससी ने, ठीक है। यार जरूरी थोड़ी है कि यूएस डॉलर में ही हो, एसडीआर है, ठीक है, उसमें भी हो सकता है, और कुछ करेंसीज होंगे उसमें भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे इंडिया के एक्सटर्नल डेब्ट यूएस डॉलर में डिनोमिनेट किया जाए, एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम खेले जा रहा है, ठीक है, यूपीएससी। तो ये 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और ये आपका पहला स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये आप, इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 और 2। इजी क्वेश्चन था, तो ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था एग्जाम में बेसिकली। फिर यूपीएससी ने पूछा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि उस साल के पेपर में इसी इजी क्वेश्चन कोई नहीं था, ठीक है। ये इसका आंसर होगा डिपॉजिट, ये कुछ पढ़ने लायक भी क्वेश्चन नहीं है। तो कमर्शियल बैंक जो होता है उसके बेसिकली एसेट्स में क्या नहीं होते, तो डिपॉजिट्स होगा ना, नॉर्मल सा बात है। अब लोग जो पैसा जा करके डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो वो तो अब पैसा बैंक का थोड़ी हो गया, बैंक का थोड़ी एसेट्स है, तो बैंक के लिए एक तरीके का लाइबिलिटी है, ठीक है। बैंक को उस पैसे को रिटर्न करना होगा वापस जब लोग आएंगे पैसा मांगने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डिपॉजिट्स। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ कंट्रीब्यूटर या फिर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ए करेंसी क्राइसिस। तो अगर करेंसी क्राइसिस आता है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, तो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर। नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया के आईटी सेक्टर कुछ अर्न करेंगे, फॉरेन करेंसी अर्निंग होगा, तो बेटर है ना कि आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, आपका बेसिकली करेंसी क्राइसिस का रिस्क रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, अगर आ रहा है तो। वैसे ही अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, तो अगर अब्रॉड वाले लोग यहाँ पे बेसिकली रेमिटेंसेस भेज रहे हैं इंडिया में, तो नॉर्मल सी बात है इंडिया का अर्निंग्स बढ़ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है एक तरीके से। तो ये भी करेंसी क्राइसिस का रिस्क को रिड्यूस करेगा, क्योंकि हमारे पास में बाकी देशों के करेंसीज आ रहे हैं, डॉलर आएगा हमारे पास में, तो करेंसी रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो नॉर्मल सी बात है, अगर करेंसी क्राइसिस है उस टाइम पे गवर्नमेंट और ज्यादा एक्सपेंडिचर क्यों करेगी। अगर और ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो करेंसी क्राइसिस का रिस्क बढ़ेगा कि घटेगा, कॉमन सेंस लगाइए। और यूपीएससी का आदत भी है, मैंने आपको 56 बार बता दिया है कि इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कर देना, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग, मोर को लेस कर देना, लेस को मोर कर देना, अपोजिट वर्ड के साथ में यूपीएससी हमेशा खेलते हुए आया है। ये बात अपने जहन में घुसा करके रखिएगा आप, ठीक है। तो सेकंड को आप जैसे ही एलिमिनेट करते, आपको पता है 1 और 3 बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये नॉर्मल सा बात है, रेमिटेंसेस आएगा तो फायदा है। मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाकर डाल भी दिया इकोनॉमिक्स का, अगर आप इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन में जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व होता है, बस आपको अगर इतना पता होता है कि यूपीएससी इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग करता है, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग करता है, तो यहाँ पे सावधान होने की बात थी, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। इजी क्वेश्चन था, रॉन्ग नहीं होना चाहिए था एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं हम लोग, फिर इसे यहीं तक रहते हैं, आने वाले वीडियोस में बाकी के पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है।